यूनिट डायमेंशन दो क्वेश्चन आपका हो गया बेटा। नेक्स्ट आपका आता है एरर। डायमेंशन का किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो डायमेंशन पे तो पूछ लीजिए, नहीं तो एरर पे शुरू किया जाए। किसी का कोई क्वेश्चन डायमेंशन पे हो बातें नहीं बेटा, क्लास में आने के बाद खाली क्वेश्चन पूछना हो तब आवाज़ आनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन पूछना हो तब बातें हो, बात आपस में इंटरैक्टिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए त्रुटि। एरर हम लोग इसे क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। ठीक, अब एरर क्या होता है? आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है। अगर किसी भी क्वांटिटी को बेटा आप मेजर करते हो तो मेजरमेंट में जो फॉल्ट आपका होता है, फॉल्ट मतलब गलतियाँ, जो गलतियाँ रह जाती हैं, गलतियाँ आपसे हो जाती है, उसी को हम लोग काम देते हैं एरर। फॉल्ट इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जिन्होंने एरर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में जो फॉल्ट आपका हो रहा है, जो कमी हो रही है, जो त्रुटि रह रही है, उसी को हम लोग टर्म देते हैं यहाँ पे एरर कहते हैं। आपको थ्योरेटिकल का पॉइंट है जो सुन लीजिए। तो जो एरर होता है बेटा, एरर के बेसिकली हम लोग पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर और एक होता है आपका रैंडम एरर। एक होगा आपका सिस्टमेटिक, दूसरा क्या होता है आपका रैंडम एरर। तो देखो जब हम सिस्टमेटिक एरर की बात करते हैं, सिस्टमेटिक एरर का मीनिंग होता है दो एरर वो काज विल बी नोन। ऐसे एरर जिनके काज जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो जिनके काज पहले से क्या होते हैं? नोन होते हैं, जिनको हम लोग कह देते हैं क्या? सिस्टमेटिक एरर। ठीक, जैसे भाई लोग आप बाइक लेके आ रहे हो, अब बाइक के अंदर ब्रेक फेल है पहले से, आपको पता है कि ब्रेक फेल है, दैट मीन्स कहीं एक्सीडेंट कर सकते हैं, हो सकता है। तो अगर आपको उसका नोन है फिर भी आप लेके रोड पे 80 की स्पीड में चल रहे हो, तो क्या है किसी को ठोकेंगे या अपना हाथ में तोड़ेंगे, तो कंडीशन में क्या हो गया? कैटेगरी होगी सिस्टमेटिक की। हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं, कितने लोग लैब में गए हुए हो? कितने लोगों ने लैब किया है? लैब में कुछ कराया गया है, ABCD जो भी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कि हाँ तो लैब ही नहीं रहा होगा तो केवल एग्जाम नहीं, जब क्या प्रैक्टिकल होना रहा होगा, एग्जाम का हुआ खुला रहा होगा। तो फिर आप जब लैब में जाते हैं, जैसे जो लोग लैब में नहीं गए अगर उन्हें लैब में पहुँचा दिया जाए तो कहते बेटा ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। ठीक, एक्सपेरिमेंट तो करके आप दिखाइए, तो क्या पॉसिबल है करेक्ट एक्सपेरिमेंट हो ऐसे रिजल्ट ला पाएंगे? ठीक, जैसे मान लो बाइक एक देख रहे थे पापा और आपने भी कभी चलाना सीखा नहीं है और कह रहे कि रोड पे ले जाके चला के आओ, तो क्या प्रॉपर्ली चल पाएगा? ठीक, तो कंडीशन वो होता है, आपको पता है कि हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें तरीका मालूम नहीं है, एक्सपेरिमेंटली हम परफेक्ट नहीं है, तो वो उसका रिजल्ट आपको परफेक्ट नहीं आएगा। तो दैट मीन्स जो भी ऐसी चीज़ें होती है, आपको इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए। ठीक, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रैक्टिकल लैब में गए, आपको आता भी है, ठीक, और लेकिन लैब की जो इंस्ट्रूमेंट है वो पहले से डिफेक्टिव है। अगर डिफेक्टिव है और उस चीज़ से कोई आप मेजरमेंट लेंगे तो क्या रिजल्ट आपका सही आएगा? तो ऐसे जो भी जिनके कॉजिंग फैक्टर पहले से नोन होते हैं, उनकी वजह से जो आपका एरर क्या होता है, राइज होता है, डेवलप होता है किसी मेजरमेंट में, तो सबको हम लोग रखते हैं कैटेगरी में क्या? सिस्टमेटिक एरर। ठीक, ये सारी कैटेगरी होती है सिस्टमेटिक एरर की। अब सिस्टमेटिक एरर में एक हो गया हमारा एरर ड्यू टू क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में कभी हो। एरर ड्यू टू केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मतलब जैसे कोई लोग गाड़ी चलाते हैं रोड पे, देखते दुकान पे बिक क्या रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कोई सामने आ जाता तो क्या करेंगे? एक्सीडेंट करेंगे। तो उनको गाड़ी चलाने भी आता था, गाड़ी सही भी थी, लेकिन वो क्या केयरफुली ड्राइव नहीं कर रहे थे, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। और मेजॉरिटी में एक्सीडेंट जो अपने यहाँ होता है इसी कारण से होता है। 90% एक्सीडेंट के कारण वही होते हैं, चलते रोड पे देखते पड़ोसी को। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो एक्सीडेंट हो रहे हैं मेजॉरिटी का कारण आपका होता है क्या? एक सामने ना देखना, यानी कि सिंसियरली आप अपने बात को नहीं कर रहे। अब पता पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, अब सोच रहे हो क्रिकेट में कौन सा जीता था, कौन हारा था, कौन क्या मारा था, तो ठीक है, तो क्या आपको समझ में आना नहीं।
तो कंडीशन क्या है, हमारे केयरलेसनेस की वजह से कोई डिफेक्ट आपका हो रहा है, रिजल्ट में एरर आपका डेवलप हो रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे एरर ड्यू टू केयरलेसनेस। एक हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक हो गया एरर ड्यू टू केयरलेसनेस, एक हो गया बेटा क्या एरर ड्यू टू अनएक्सपीरियंस, मतलब आप किसी भी काम को कर रहे हैं उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं। जैसे हम लोग 20 सालों से अंगीकार IIT को पढ़ा रहे हैं, कहीं से आपको पूछना हो, आज जो पढ़ रहे हैं लास्ट का कहीं का किसी या कुछ पूछना कुछ भी पूछ लीजिए, लेकिन अगर हम आज पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और अभी तक हमने कभी नहीं पढ़ाया है, तो हम जो चैप्टर पढ़ के आएंगे होता है जो नहीं पढ़ा रहा था क्या करना, पहले पढ़ लिया था तो आपको बता कर, अब अगर अगले चैप्टर का आप पूछ लेंगे तो क्या होगा, हो सकता है हमको ना रहा हो, बट क्योंकि क्या है सालों सालों जैसे आपने पढ़ना शुरू कर रहे होंगे उससे पहले से पढ़ा रहे हैं, जैसे आप LKG लेवल में गए होंगे उससे पहले से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके भाई बहन पढ़े होंगे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे तो पहले इंस्टीट्यूट आपके बस में भी SCI के नाम से 2005 से चले, तो उस समय कोई इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशन का नहीं हुआ करता था, ठीक। अब तो बहुत सारे एग्जाम खुल गए हैं मार्केट में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप अनएक्सपीरियंस है और कोई काम आपको दे दिया जाए तो उस कंडीशन में आपका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे बोला गया मेडिकल लैब में आपने कभी लैब नहीं किया था साल भर, एग्जामिनर आए और आपको लैब में घुसा दिया गया, पूछा गया भैया ये है इसका आप इंस्ट्रूमेंट से आपका अगर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट क्या प्रॉपर आएगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी सही है बट आपको क्या एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए आपने गलत किया, इसलिए क्या किया आपने गलत किया, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है कि जो आपका एरर हमारे क्या किसकी वजह से अनएक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है, वो कहलाता है एरर ड्यू टू अनएक्सपीरियंस, ठीक। एक होता है एरर ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन समझ लो, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, ठीक, गैसेस स्टेट एकदम केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ होती है जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के साथ साथ उसकी क्या होती है एक्यूरेसी चेंज होती है, ठीक। जैसे मान लो इसमें पानी में भर के रखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ठंडा है, इसलिए देखो पानी बाहर, अच्छा ये मतलब क्वेश्चन नहीं बन गया, ये पानी कौन सा भरी है, क्योंकि बाहर से पानी हो रहा है, हाँ बेटा इन्वायरमेंट से पानी आ गया, नहीं हाँ तो अंदर से रूम का टेम्परेचर सर और सर वाटर का टेम्परेचर दोनों सर डिफरेंस है, हाँ हाँ तो उसका सर क्या नाम वो रूम के टेम्परेचर से वो कर रहा था बराबर करने, तो रूम के टेम्परेचर रूम से क्या किया आपने, पानी आ गया, रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, खड़े होके बोलो, खड़े जी रूम का टेम्परेचर जो है जी जी उसका सर टेम्परेचर ज़्यादा है सर रूम का, उसका सर टेम्परेचर कम है तो रूम के टेम्परेचर में आ रहा है, अरे ये रूम के टेम्परेचर में आ रहा है, जी इसलिए सर यहाँ ऊपर से पानी आ गया, जी सर इन्वायरमेंट का वो जान रहे इसके सही ढंग से बोल नहीं पा रहे, हाँ ठीक बोलो बेटा, हाँ हाँ और तो ये चलिए हमें पता है हमें, और तो बेटा जैसे पानी आप रोकते हैं ना तो पानी देखो बाहर से है ना, तो पानी ऐसा लीक होके तो आया नहीं, लीक हो गया बटन में नहीं आया ना, तो ये है पता है लोगों काफ़ी नीचे रखी है, तो कंडीशन क्या होता है तो बता ही देते हैं, जो आपका उसका टेम्परेचर कैसा है लो है और एटमॉस्फेयर में आपकी ह्यूमिडिटी होती है ना, वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो कूल होकर उसके सराउंडिंग के जो वाटर वेपर्स है वो कूल होकर लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, कहना वही कह रहे थे लेकिन थोड़ा सा वो कह नहीं पा रहे थे, तो वो कंडीशन क्या है जो एटमॉस्फेरिक हमारी क्या ह्यूमिडिटी है यानी वाटर वेपर्स है वो जो उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं वो कूल होकर क्या कर रहे हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विफाई हो जा रहे हैं, ठीक। चलिए क्या हम यहाँ देखते हैं, तो ये जो आपके डिफेक्ट था बेटा डिफेक्ट टाइप का उसे हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, ठीक। दूसरा होता है रैंडम एरर, रैंडम एरर की कैटेगरी वो हम लोग लेते हैं जनरली जिसका कार्य पहले से पता नहीं, ठीक, जिसका काजिंग फैक्टर पहले से ना हो, जैसे सभी लोग रोड पे चलते हैं, क्या रोड पे रोज एक्सीडेंट करते हैं क्या, नहीं होता है भाई, हम सभी लोग गाड़ी या बाइक या पैदल जैसे भी आ रहे हैं, क्या किसी का रोज एक्सीडेंट होता है, नहीं होता है, बट कंडीशन कभी हो गया, क्या तो उसको पता होगा कि बेटा आज हमारा एक्सीडेंट होना है तो हम गाड़ी लेकर रोड पे निकलते हैं क्या, घर ही बैठे रहते हैं, अगर पता होता कि हम रोड पे निकलेंगे तो रोड पे हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम घर से नहीं निकलते, या कोई भी होता तो उस दिन हम घर से नहीं निकलता, बट हमें पता नहीं है कब किसका कहाँ होना है, ठीक। तो उस कंडीशन जिसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसी जो घटनाएं होती हैं वहाँ पे जो आपको क्या एरर डेवलप होता है उसे हम लोग कह लेते हैं रैंडम एरर, मतलब रैंडम एरर जो है वो उसका प्री क्या काजिंग फैक्टर हमें नोट नहीं होता है, ठीक है, पहले से हमें नहीं पता है कब कहाँ कैसे होना है, ऐसा नहीं कि जो बहुत स्पीड से चलाता है गाड़ी उसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक। आप बहुत स्लो चला रहे हैं, बड़े आराम से चला रहे हैं, हेलमेट सब लगा रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं, पता पीछे वाले लगा के ठोक दिया, तो एक्सीडेंट में तो अभी आए ना, तो
कंडीशन क्या होता है कि कब इसका कैसे होना है, वो चीज़ें पहले प्री डिसाइडेड नहीं है। ऐसी चीज़ें जो प्री डिसाइडेड नहीं है तो उस कंडीशन में जो है वो उसे कहते हैं हम लोग रेंडम अलग करेंगे। मसलन आ गई जिसके बारे में काज पहले से पता है वो सिस्टमेटिक एरर के बारे में सिस्टमेटिक एरर की करेंगे हम लोग रखते हैं। जिसका पहले से काज पता नहीं है तो उसे हम लोग रेंडम अलग करेंगे रखते हैं। मतलब जिसका पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा उसे आप किसमें रखेंगे, किसमें रेंडम एरर में। और जिसका पहले से कोई इन्फॉर्मेशन उसे किसमें रखेंगे आप सिस्टमेटिक एरर में रखेंगे। कितना क्लियर है? अब जिसका हमें पहले से इन्फॉर्मेशन पता है बेटा तो उसको तो हम सही भी कर सकते हैं ना। तो अगर पहले से हमें मालूम है कि हमारी साइकिल या गाड़ी का ब्रेक फेल है और हमें रोड पे जाना है तो हम क्या उसको सही भी करवा सकते हैं। इसका मतलब सिस्टमेटिक एरर की वैल्यू को हम लोग मिनिमाइज या 100% रिमूव तो नहीं कर सकते हैं, एरर को 100% रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आप कोई गलती रोज़ करते हो, ठीक, तो अगर आप उस गलती को सुधारना चाहें तो उसको मालूम है कि हम ये गलती करते हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। बट अब आप रोड पे जा रहे हैं, कभी कभी होता कि आप गए चार लोगों के बीच में कोई बात हुई, बहस हुई, आपने किसी को क्या किया, पीट दिया, ठीक। तो पहले से भी क्या ऐसा थोड़ी बना के कैसे जाएंगे हम मार के आएंगे। अगर पहले बना के गए तो अलग फाइटर है, बट अगर एक्सीडेंटली हो रहा है तो वो पहले से डिसाइडेड नहीं है, ठीक। तो कंडीशन क्या है, पहले से डिसाइड है। आप देखते होंगे 90% जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो पहले से प्री डिसाइड वाले बहुत कम होते हैं। पहले से क्या किसी कंडीशन में हुई बातें बढ़ती गई कहाँ से कहाँ पहुँच गया तो बस वो नहीं है। तो कंडीशन में जो आपका होता है वो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता है, क्योंकि अगर आप प्री डिसाइड हो जाएगी तो शायद लड़ाई झगड़े ना करिए। जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर आपको ये पता हो कि कल को अगर हम कहीं मार कर लेंगे और पुलिस एक बार अगर रिपोर्ट हमारी कर गई तो फ्यूचर में नौकरी नहीं मिल रही तो आप नहीं करने जाएंगे। लेकिन आप गए, किसी बात पर बात हो गई, जो भी हो गया आगे कंडीशन जो भी बनता है तो फिर चाहे जेल चाहिए चाहे कहीं चाहिए। तो कंडीशन आपका होने चाहिए जो कहते हैं जब लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो दो लोग को सेपरेट कर दीजिए, 1 घंटा ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद अपने आगे ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े बंद कर देंगे। तो कंडीशन ये सारी चीज़ें ऐसी होती है बेटा रैंडम हो गया सिस्टमेटिक में। तो सिस्टमेटिक की चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी कार्य है, जितना भी कार्य आपको बताया गया उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उसको आप कंट्रोल करेंगे तो उस केस में वैल्यू जो आपका एरर था सबसे मिनिमाइज कर सकते हो आप, ठीक। यानी कि जिसकी वजह से एरर डेवलप हो रहा था उसकी कार्य को हम लोग रिड्यूस करके उसकी वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रैंडम है उसको बेटा हम लोग जनरली मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कब होगा कैसे होगा वो हमें पहले से पता ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। हो जाएगा। तो कंडीशन ये हो गया टाइप का। बेटा जब हम लोग एरर की बात करते हैं तो यहाँ से उसके बेस पर आप बदल कर लेते हैं। टाइप का जो एरर होगा उसके बेस पर हमारे यहाँ से क्या होता है, प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ें हम लोग बात करते हैं अब जो हमें पढ़ना है, देखो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाना है बेटा वो कंप्लीशन देना हो चाहे बोर्ड देना है, क्वेश्चन जो पूछा जाना है परसेंटेज एरर पे आना है, ठीक। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो परसेंटेज एरर पे आपको पूछा जाना है। लेकिन उस परसेंटेज एरर को सीखने के लिए बाकी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। तो आपने जब एरर को हम लोग फिर उसका कैटेगराइज करते हैं तो एक आपने पढ़ा होगा क्या, कितने टाइप का पढ़ा है, कितने टाइप का पढ़ा मालूम है? एक आपने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर, जिसे कहते हैं वास्तविक त्रुटि, पढ़ा है। दूसरा पढ़ा होगा फ्रैक्शनल एरर, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक त्रुटि। और तीसरा परसेंटेज एरर पढ़ा होगा जिसे आपने प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो 3 टाइप का एरर हम लोग बांट देते बेटा। एक होता है हमारा क्या, कौन सा एब्सोल्यूट एरर, पहला क्या रखेंगे हम लोग बेटा, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी वाला कितना डिमांड है बेटा, क्या कहते हैं इसको। अब हिंदी लिखने में अगर होगा तो आप लोग सही कर लेना मेरे को, वास्तविक त्रुटि, ठीक। दूसरा होता है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को क्या कहते हैं बेटा, भिन्नात्मक आपने पढ़ा होगा, हाँ सही है ना। तीसरा होता है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो आपने पढ़ा होगा
आपको पुटअप होना, आपको कंपटीशन में हो चाहे बोर्ड में हो, तो परसेंटेज एरर पे जिन लोगों ने बोर्ड में दिया होगा, अगर बोर्ड में आया रहा होगा तो परसेंटेज एरर पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अगर कंपटीशन दिए होंगे जब भी का एरर पे आता है तो परसेंटेज एरर पे ही पूछा जाता है। ठीक हो, तो हमें पढ़ना परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर को जानने के लिए पहले हमें ये दोनों चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर। पहले तो पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट एरर पढ़ेंगे। इसी को आप कहते हो वास्तविक त्रुटि। ठीक, अब सुनना जरा समझ लो। देखो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, कोई बताएगा बेटा? व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? कोई लोग, दो चीज़ें हैं, ये आपकी भलाई के लिए है। अगर आपको अच्छा सीखना है, अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है तो घर से पढ़ के आएगा। ठीक, अगर आप घर से पढ़ के आएंगे, पक्का है जितना बिना पढ़े सीखेंगे उसका डबल यानी 50% का आपको इम्प्रूवमेंट होगा। अगर बिना पढ़े आएंगे तो अगर आप 50% सीख पाते हैं, पढ़ के आएंगे तो 100% तक सीखेंगे। अगर बिना पढ़े 25% सीखते हैं तो पढ़ के आएंगे 50% सीखेंगे। ये आपके लिए है, अब वो आपकी जिम्मेदारी है। सरकार ने इतनी आपकी व्यवस्था दी है कि आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट इन सुविधाओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। हम लोग फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट पैसा देती है। ठीक, तो गवर्नमेंट आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, इससे आपका भला हो, आप एक अच्छे एक इंसान बने और दूसरे की ज़रूरतों को भी पूरा करें। ठीक, तो आपके लिए पढ़वाया जा रहा है, गवर्नमेंट आपके लिए इन्वेस्ट कर रही है, इतनी सारी व्यवस्थाएँ कर रही है। ठीक, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपकी व्यवस्थाएँ जो है ये फ्री में गवर्नमेंट दे रही है तो आप उसको क्या करिए, उसका हिंदी कहते हैं सदुपयोग करिए। ठीक, अदरवाइज क्लास खाली करने से बातें नहीं बनती। ठीक, तो थोड़ा सा आपके साथ जैसे जो भी आपका लेवल है, जितना भी आपने पहले पढ़ा है उसको दीजिए। जो पढ़ा है जैसे पढ़ा है जितना आता है वो सब सेकेंडरी फैक्टर है। अच्छे से पढ़ा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। पर अभी जैसे पढ़ाया जा रहा है तो कम से कम आप घर से जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हों, किसी भी मीडियम में हो, हिंदी इंग्लिश किसी मीडियम में हो, कम्पिटेटिव हो नॉन कम्पिटेटिव हो, जो भी है हर किसी बुक में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक, तो उससे आपकी जिम्मेदारी बेटा पढ़ के आएगा। ठीक, क्योंकि सीख तभी पाओगे जब आप क्या कुछ जानते रहेंगे, बस फिर आगे यहाँ पे सुनेंगे समझेंगे तब। अगर जीरो लेके आएंगे तो उसके अंदर फिर कितना आप सीख पाओगे। ठीक, इसलिए बेहतर आपके लिए भी है कि आप भी बेटा थोड़ा सा घर से करके आए करिए। ठीक है, घर पे किसी को और जिम्मेदारी तो नहीं है ना? घर की सारी जिम्मेदारी तो नहीं है, पढ़ने की सारी जिम्मेदारी होगी। अगर थोड़ी बहुत किसी की होगी भी तो बहुत ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटा काम ही करते होंगे। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा अपने लिए अपने भविष्य के लिए क्या करिए, उसका लिया करिए। सुन रही बेटा, कैसा हो सपोर्ट यहाँ लगाने वाला तो करना नहीं आता है। ठीक, तो वो कैसा आपका हो गया, यहाँ से दिखा दें। यहाँ बेटा क्या कहते हो? हाँ बताइए। फिजिकल कॉन्सेप्ट को वास्तविक मान देता है। हाँ, और स्मार्ट में जो उसका जो डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्ट वैल्यू माइनस रियल वैल्यू लेते हैं कि रियल वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू? रियल वैल्यू माइनस और लोग सर रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू का मीन। मीन ये एब्सोल्यूट एरर होगा। एब्सोल्युटली पढ़ी नहीं? फिर से पढ़ो। ये रियल वैल्यू से हमेशा से डिफरेंस होता है। हाँ बेटा, क्या लिखा है? एंड बीजर रियल एंड का बीजर ये कह रहा था हमारा कौन सा एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो देखो होता क्या बेटा। हाँ, अब आप कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे कि वही बोलेंगे? सर मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड? सर रियल इसका रियल में ऑब्जर्वेशन एनसीईआरटी आपके सामने है, इसलिए कैसे पढ़ के रहेगा आपको बोला ना। किताब के तेरे पास एनसीईआरटी बेटा एटलीस्ट बेसिक जो किताब है, एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश किसी की भी हो, या दोनों मीडियम में आपके, आप तो यूपी बोर्ड में तो वही चलता है जो सीबीएसई में चलता है ना। ठीक, तो आप लोग के पास जैसे यहाँ पे किताबें हैं बेटा, किताबों की सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ मिल जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंट एरर। अब घर पे क्या करेंगे, आप पढ़ लेंगे तब तो बताएंगे ना सही सही। अब बिना पढ़े आप आओगे तो जो पुरानी चीज़ें याद होंगी उसी की वजह से आप क्या बोल देंगे, कभी सही होंगे कभी क्या होंगे, गलत होंगे। बट अगर आज आप पढ़ के आओगे तो पक्का है पहले से अच्छा बताओगे। ठीक, पहले से क्या बताएंगे अच्छा, देखो क्या लिखा हुआ आपको बताओ। ए माइनस ए मीन मतलब उसी को ऐसे रियल ले लेते हैं। ये मतलब जो हो गया आपके क्या ऑब्जर्व है। ठीक,
क्या होगी ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व माइनस क्या रियल लेते हैं, ठीक है, या मीन वैल्यू लेते हैं, ठीक। पता ठीक है, साइड नहीं हो बेटा, साइड करो। तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर लेते हैं, समझ लीजिए बेटा, इसी के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा पढ़ के आइए, ठीक। देखो सपोज किया एक लाइन आपने दिया, इसी को बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है समझाने के लिए। एक हमने लाइन डाल दिया ए बी, ये आपको एक लाइन हमने डाल दिया ए बी, ठीक। अगर इसकी वैल्यू को मेजर करना है, आपको क्या करना है, मेजर करना है। मान लो आपने मीटर स्केल से आप मेजर कर रहे हो, अगर इसकी वैल्यू को बेटा मेजर करना है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेजरमेंट दिया। सपोज दैट अलग अलग लोगों ने, जैसे मान लो 4 लोग बैठे हैं, दे रही हैं, इन चारों लोगों को बोल दिया बेटा इसको नाप के आप बताओ कितना, ठीक। सपोज दैट एक लोगों ने इसकी वैल्यू को जो मेजर किया वो 10.1 सेंटीमीटर होगा, कितना बोला 10.1 सेंटीमीटर। इसी चीज़ को दूसरे लोगों ने मेजर किया, सपोज दैट इसकी वैल्यू बोला 10.0 सेंटीमीटर। तीसरे लोगों ने मेजर किया, बोला बेटा 10.2 सेंटीमीटर। चौथे लोगों ने मेजर किया, बोला 9.8 सेंटीमीटर। पाँचवें लोगों ने मेजर किया, बोला 9.9 सेंटीमीटर। मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दिया गया, सबके रीडिंग अलग अलग। इसका मीनिंग ये हो गया बेटा सबका तो सही है नहीं, ठीक। या ये भी हो सकता है किसी का भी ना सही हो, या हो सकता है किसी का इसमें सही हो, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर डिफरेंट आप मेजरमेंट लेते हो, क्या लेते हैं, डिफरेंट मतलब जो मेजरमेंट लेते हैं, तो उस कंडीशन में इसकी मीन वैल्यू यानी जो ट्रू वैल्यू, क्योंकि ट्रू वैल्यू दिया होता तो हमें नापने की जरूरत नहीं होती। जैसे कहा है ये बैठी हैं, या इसकी लंबाई 5 फीट है, मीडियम वैल्यू अगर हमें डायरेक्ट दे दिया जाए तो नापने की जरूरत है क्या, इतना बोलो 5 फीट का है, ठीक। बट कंडीशन क्या है, अरे 5 ही नहीं है बेटा, कितनी लंबी है, 5 ही हो तो उससे ज़्यादा हो, अगर भी ज़्यादा हो, ठीक। चलो तो सोचो हम बड़े थे और कभी हमको छोटा कर दिया ना, मतलब ये तो जनरल एग्जाम्पल लिया बेटा, ऐसा नहीं कि आपका एक्चुअल वैल्यू हम कितने लंबे आपको या मेजर किया है, चलो देखो। तो कभी किसी का एग्जाम्पल लिया जाएगा तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि कभी हम किसी बोलते हैं बहुत मोटे हैं, किसी बोलते बहुत उमदे हैं, तो समझते हैं ना कि आप बहुत मोटे हो गए, बहुत उमदे हो गए, बहुत लंबे हो गए, बहुत छोटे हो गए, तो एग्जाम्पल के लिए किया जाएगा, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है बेटा कि यहाँ पे आपने लिया 5 मेजरमेंट है, सभी मेजरमेंट की वैल्यू अलग अलग है। अब अलग अलग है तो कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ें नहीं पता होती हैं उनकी मीन वैल्यू लेते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाया होगा तो जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल किया होगा वहाँ पे कम से कम 3 रीडिंग दिया जाता है। अगर कोई एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल आपने फाइल बनाई होगी तो कम से कम उसमें 3 रीडिंग मिनिमम होनी चाहिए। अगर 3 रीडिंग से आपका लेस है तो आपका वो पार्ट माना जाता है, ठीक। तो मिनिमम 3 और मोर देन कुछ भी ले सकते हैं, जितना मैक्सिमम आप रीडिंग लेंगे एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो हमने यहाँ पे बेटा 5 रीडिंग लिया। अब हमें इसकी लेंथ एक्चुअल में मालूम नहीं है, इसकी एक्चुअल लेंथ आपको मालूम नहीं है, तो हम लोग मीन वैल्यू ले लेते हैं। क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू। तो यहाँ पे एल मीन जब निकालोगे ना, एल मीन की वैल्यू होगी सारे का सम भाई क्या, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस क्या L5 अपान कितनी बार 5, जितने टर्म सब तरह से आप डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने 12 पास किया तो आपके कितने सब्जेक्ट है, कुछ लोग 5 वाले होंगे, कुछ लोग 6 वाले होंगे। 6 वाले कितने हैं, फिजिकल एजुकेशन वगैरह ले लेते हैं, कुछ लोग PCMB और क्या मैथ और बायोलॉजी दोनों ले लेते हैं। तो एक फिजिकल है, कंप्यूटर ले लिया, एडिशनल हिंदी आपने, तो 6 सब्जेक्ट पर काउंट 5 का ही किया जाता है। तो क्या बेस्ट 5 आप देते हो, CBSE BP बोर्ड में तो 5 ही सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट आपने दिया तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स अपार क्या 5 करते हैं, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे बेटा 5 में रीडिंग दिया, मीन वैल्यू निकालना था, तो वैल्यू को क्या दो 10.1 प्लस कितना 10.0 प्लस 10.2 प्लस 10 9.8 प्लस 9.9 5 ऊपर राइट तो कितना आ रहा है 50, हाँ 50.0 अपान कितना 5, यानी जो वैल्यू आई है वो 10.0 आया। यानी कि जो मीन वैल्यू आपका आ रहा है बेटा वो हमारा 10 पॉइंट कितना आया 0 आया। अगर किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू दिया नहीं जाता, गिवन नहीं होता है, तो हम लोग जितनी उसके रीडिंग्स हैं उनका मीन निकाल लेते हैं और यही मीन वैल्यू बेटा ट्रू वैल्यू का काम करता है। ये जो मीन वैल्यू होगा ये ट्रू वैल्यू को क्या करेगा, आपका काम करेगा। अब हमें निकालना था बेटा क्या एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर होता है ये हम लोग लिखते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू या मीन वैल्यू ले लेते हैं, ठीक। ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू ले लेते हैं। कहीं कहीं किताबों में भी थोड़ा सा पार्ट है, कहीं कहीं दिया गया है रियल माइनस ऑब्जर्व्ड, ठीक, रियल माइनस
ऑब्जर्व भी कहीं कहीं कुछ बुकों में आपको मिल जाएगा, बट एक्चुअल वैल्यू जो करेक्ट माना जाता है बेटा वो ऑब्जर्व माइनस रियल देते हैं। ये पार्ट बुकों में, पुरानी बुकों में भी आपका मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो पुराने बुक से जो कल कंट्रोल करके लिखाए होंगे और बेटा वो वही लिखा भी दिया गया, बट करेक्टली जो आपका होता है बेटा वो होता है ऑब्जर्व, मतलब जो आपने कैलकुलेट किया उसे कैलकुलेटेड होता है, कैलकुलेटेड माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो होता है वही हम मीन वैल्यू लेते हैं, उसी को ट्रू वैल्यू कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप अगर इनकरेक्ट होगा तो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। बाकी रिजल्ट पे परसेंटेज पे कोई आंसर नहीं आता, चाहे किसी में से किसी को घटा बढ़ा के करेंगे, लेकिन जो अगर कहीं एब्सोल्यूट पूछ लेगा तब वहाँ पे आपका साइन के साथ, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर जो होगा साइन के साथ मिलता है, तब वहाँ पे आपको पार्ट हो जाएगा आंसर। अगर कहते परसेंटेज निकालना है तो किसी में से किसी को करेंगे तो रिजल्ट हमेशा वही आता है, इसलिए जैसे भी आप लिखे होंगे रिजल्ट जब निकाले होंगे तो आ गया होगा, इसलिए वहाँ करेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो देखेंगे आप बेटा यहाँ पे अब पहले वाले में जो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा तो डेल्टा L1 से बाइजर हमें दिखा देगा। डेल्टा L1 एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा L1 की जो वैल्यू आप निकालो बेटा, तो डेल्टा L1 की वैल्यू आएगी L1 माइनस L मीन, L1 माइनस क्या L मीन, ठीक। L मीन मतलब औसत वैल्यू जो एवरेज वैल्यू या उसी को ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। इसी तरह से जब डेल्टा L2 निकालेंगे तो डेल्टा L2 इक्वल होगा L2 माइनस बेटा क्या L मीन का हम से दिखा रहे हैं, समझ जाएंगे ना। तीसरा डेल्टा L3 आप निकालोगे तो ये आएगा बेटा L3 माइनस L मीन, पूरा लिखते हैं। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, पहले रीडिंग में हमारा L1 कितना है बेटा 10.1 माइनस 10.0 यानी 0.1, कितना सेंटीमीटर आ गया इसका क्या वैल्यू, पहले वाले क्या एब्सोल्यूट एरर। दूसरे में आप बात करोगे तो सेकंड रीडिंग देखो 10.0 माइनस कितना है 10.0 वो भी था, तो वैल्यू 0.0 सेंटीमीटर, यानी सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तीसरे में आप कह रहे हो ये वैल्यू का 10 कितना गया 2 माइनस 10.0 दैट इज 0.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे हो गया हमारा कौन सा थर्ड ले रहे हैं डेल्टा L4, क्या करते हैं L4 माइनस L3, L4 की वैल्यू 9.8 माइनस 10.0, वैल्यू कितना आया माइनस 0.2 सेंटीमीटर। लास्ट वाला हम लोग L5, तो ये होगा L5 माइनस L3, यहाँ पे आएगा 9.9 माइनस 10.0 माइनस 0.1। कितनी बार समझ आई? अगर आप इसको गलती से इसको पहले और इसको बाद में ले लेंगे, जैसा आपसे कुछ पुरानी किताबों में भी मिल सकता है या कहीं लोग इसका पढ़ा भी दिया गया हो पुराने बेस पे, तो अगर ले लेंगे तो बेटा केवल हमारा साइन यहाँ बदल जाएगा, यहाँ प्लस आ रहा है वहाँ माइनस आ रहा है, एब्सोल्यूट कहीं पूछा जाएगा तो ऐसा गलत हो जाएगा। लेकिन जब आपको परसेंटेज पूछा जाएगा ना तो वो चाहे माइनस हो चाहे प्लस सब ऐड करके ही वहाँ पे हम लोग निकालते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई क्या इनकरेक्ट नहीं होगा, जरा कंप्लीटिंग पूछा जाएगा तो वहाँ पे कोई टाइप नहीं है, ठीक। तो अगर कहीं किताब में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप उसको सही करेगा, पुरानी कॉपी कभी कभी होता पुरानी चीज़ें कॉपी कर ली जाती है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी है ऐसा हो सकता है, तो सब सही कर लीजिएगा। पूरा इतना अंदर तो आगे हमें निकालना है बेटा क्या फ्रैक्शनल एरर। तो जब फ्रैक्शनल एरर यहाँ पे आपने निकाला है एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ लिख लेते हैं, ये होता है एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू होती है ये होता है कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व कह सकते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस क्या मीन वैल्यू, मीन क्या हो गया वैल्यू, ये करके हम लोग एब्सोल्यूट एरर बेटा निकालेंगे किसी भी मेजरमेंट के लिए आपको जो भी दिया जाता है, ठीक। अब जब हमें फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना होगा और याद रखिएगा इसका यूनिट वही होगा जो एक्चुअल क्वांटिटी की यूनिट है, मतलब जो मात्रा किसका रहेगा वही मात्रा का आपका एब्सोल्यूट एरर का भी रहेगा। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी है, ठीक। दूसरा आपका सेकंड आता है बेटा फ्रैक्शनल एरर। जब हम लोग फ्रैक्शनल एरर की बात करेंगे फ्रैक्शनल एरर की आप बात करोगे जब फ्रैक्शनल एरर की बेटा हम लोग बात करेंगे तो फ्रैक्शनल एरर देखो क्या होता है कि जो फ्रैक्शनल एरर होता है वो होता है क्या एब्सोल्यूट एरर अपार्ट टू वैल्यू या मीन वैल्यू। यहाँ पर फार्मूला होता है फ्रैक्शनल एरर
एरर इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू होता है, ये होता है एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला है, एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट कर लो। अगर मीन वैल्यू दे रहे तो मीन यहाँ से दीजिएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, और सिंगल होगा तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन टू वैल्यू ले लेंगे। अगर सिंगल रीडिंग है तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन टू वैल्यू लेंगे। अगर आपका एवरेज मीन दिया गया है तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप दिखा देंगे, याद रखेंगे फ्रैक्शनल एरर की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। मतलब पूछा जाए फ्रैक्शनल एरर इज प्रॉपर्टी यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो क्या कहेंगे आप? अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार पूछा गया है बेटा फ्रैक्शनल एरर इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। फ्रैक्शनल एरर इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब फ्रैक्शनल एरर की होता कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है। आप पूरे फिजिक्स में याद रखेंगे, कोई भी क्वांटिटी अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, रेशियो का मतलब अनुपात, अगर कोई भी क्वांटिटी दी गई है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, अनुपात है उसी क्वांटिटी का, ठीक, तो हमेशा वो यूनिट एंड डायमेंशन है, ठीक। जैसे आप यहाँ पे लिख लिया आपका क्या फ्रैक्शनल एरर, ऊपर चेंज इन है सपाट बचना है, तो जो यूनिट ऊपर रहेगी वही नीचे रहेगी बेटा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, चलिए यूनिट ना यूनिट है ना डायमेंशन, ठीक। अब कंडीशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल जो लिया था उसकी बेस पर अगर देखा जाए तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मीन वैल्यू को निकाल लिया है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर आपने नहीं निकाला है। तो अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर पीछे वाले रिलेशन से आप निकालोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर, अब आप लोग बताएंगे जरा सा, हम पीछे स्लाइड दिखा दे रहे हैं आपको, आप लोग इसके बेस पे बताएंगे जब मीन वैल्यू हमें निकालना होगा, ये तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हो गई, मीन वैल्यू निकालना है बेटा, तो ये प्लस माइनस के साथ में रखेंगे कि सभी को प्लस करेंगे। कितने लोग बताएंगे? हाँ, मतलब जब मीन वैल्यू में निकालना होगा, देखो यहाँ पे 3 डाटा हमारा प्लस में है, एक तो जीरो ही है, 2 प्लस में है, और 2 डाटा हमारा बेटा माइनस में है। तो 2 प्लस में है, 2 माइनस में है, और एक वैल्यू हमारे पास जीरो है, जीरो को भी पॉजिटिव होते हैं, ठीक। आज फर्स्ट पे आया बेटा, हाँ पहले से बैठिए, कल से 2 बजे पहुँचे, 2 बजे तक 5 मिनट पहले, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, प्लस में भी है माइनस में ही है। अगर हमें एब्सोल्यूट मीन वैल्यू निकालनी हो तो सभी का साइन प्लस लेंगे, या जिसका प्लस है उन्हें प्लस लेंगे, जिसका माइनस है उसे माइनस लेंगे। हाथ उठाइए, एक लोग खाली हाथ उठाते हैं यार, अभी तो कोई बात हो गया है, इसलिए कहना पड़ गया है, करिए तो साइन के साथ लेंगे, साइन के साथ आप सभी को ऐड करो, और सबको ऐड करो, साइन नहीं है, आपने बोला साइन के साथ का प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस, आपने बोला सारे को प्लस कर, यही ना। और कोई बेटा ठीक, साइन के साथ नहीं, प्लस वाला प्लस माइनस वाला, और कोई बेटा 3 लोगों का आंसर आया, 2 लोग साइन के साथ हैं और 1 लोग ने बोला सारे को प्लस कर लेंगे, ठीक। और कोई आप दे रही हो कुछ नहीं, हाँ बोले तो सारे को प्लस कर लेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, 50-50% में आ गए, तो 2 इधर है 2 इधर है। और कोई पता है आपको? हाँ साइन के साथ, चलिए देखते हैं बेटा, याद रखिएगा जब भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जब भी आप बात करोगे ना तो उस केस में हमेशा जब भी मीन वैल्यू निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है? मीन वैल्यू निकालनी होती है बेटा, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सभी को ऐड कर देते हैं। क्या ऐड मतलब साइन नहीं, अब याद रहेगा ना। देखो अभी तक तो गलती करते कोई बात नहीं, ठीक, बट आगे बता दिया जाए सब गलतियाँ नहीं करें। अभी तक जो भी आप जानते हैं, जैसे जानते हैं, ठीक है, जितना पढ़े हैं कोई इशू नहीं है, बट से बता दिया जाए तो उसके बाद से गलती नहीं करें, ठीक है। मतलब जब भी मीन वैल्यू निकालनी होगी हमें, तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हम लोग हमेशा क्या लेंगे? सम कर लेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे जब रखेंगे तो आएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 अपान कितना? अब 5 रखेंगे। अब वैल्यू ऐसे ही बताओ, एक क्वांटिटी 0 था तो 0 वाला रखा जाए कि इग्नोर कर दिया जाए? जोड़ा जाएगा तो 0
L2 0 आया था, डेल्टा L2 0 आया था। डेल्टा L2 को रिमूव कर दें कि रहने दें? हाँ? अगर रिमूव करने की कोई दिक्कत नहीं हो तो नीचे 4 नहीं हो जाएगा, नीचे 4 नहीं हो जाएगा डिवाइडेड। हमें पता है कि अरे भैया पता है तो लिखे ना, वैल्यू में नहीं इफेक्ट होगा, लेकिन नीचे जो फैक्टर हमारा जो डिवाइडेड है उसका क्या होगा? और जितना कंपोनेंट ऊपर नहीं उतने से डिवाइड करते हैं पहले निकालने के लिए, मगर ऊपर कंपोनेंट 4 ही रखा है वो तो डिवाइड तो 4 से करेंगे ना, तो आप 5 से कर देंगे तो आत्मज्ञान वाला हो गया। आपने देखा, आप जानते हैं, लेकिन पड़ोसी ने नहीं देखा तो इनको नहीं पता ना कि 4 जगह भाई साहब ने पास किया था, इसलिए हम रखेंगे, भले तो वहाँ 0 ही रखेंगे बट वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम फैक्टर भी इग्नोर कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला फैक्टर भी हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो खाली वो आप ही जान पाएंगे जो लिखा होगा, दूसरा वाला नहीं जान पाएगा, ठीक। चलिए पहला वैल्यू आया था 0.1, दूसरा 0.0, तीसरा 0.2, चौथा 0.2 है, और वो माइनस पे रहा हो चाहे प्लस में, सबको क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। प्लस 0.1 अपन क्या ऊपर सभी को कम करोगे तो 0. क्या आएगा? 6, 0.6 अपान 5 होगा 0.12। अब जरा सुनो, जो लोग कह रहे थे साइन के साथ, उनकी कंट्रोवर्सी दूर कर दें। बेटा अगर साइन के साथ लिए होते, साइन के साथ लिए होते तो ये हमने प्लस लिया और ये माइनस ले लेते तो फिर 0 हो जाता है। और 0 अगर आपका क्या फैक्टर है तो परसेंटेज हमेशा 0 रहेगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? सब 0, इसलिए साइन दिया, ठीक है। हमने बोलेंगे ना ये रीजन हो गया कि वो साइन नहीं लेते, ठीक। साइन अगर एग्जाम्पल हम ले लेते तो फैक्टर की वैल्यू 0 और परसेंटेज करते होता फैक्टर 200, परसेंटेज 0 हो जाता है। जबकि हमने गलतियाँ तो की है ना, तो गलती की है तो एरर 0 कैसे हो सकता है? इसलिए हमेशा साइन नहीं लेंगे, सभी को सब करेंगे। इतना हो गया, समझ गया। अब आगे है इसका परसेंटेज रेशोमोलॉजी, अभी लिखवा दे रहे हैं क्योंकि देखना है जब हम लोग इसका परसेंटेज रख देंगे, कंडीशन क्या करना है आपको? परसेंटेज रख देना है, ठीक। जब आप परसेंटेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? परसेंटेज की बात करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि परसेंटेज निकालते समय होता है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। ये परसेंटेज हम लोग लिखते हैं बेटा, ठीक है। परसेंटेज इक्वल टू सिंपली फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं बेटा, हम मैक्सिमम फ्रैक्शनल बोल रहे हैं जिसका रीजन बताएंगे। यहाँ बोलेंगे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, ये हो जाता है परसेंटेज। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा परसेंटेज एरर इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 तो वो भी बेटा सही है, गलत नहीं, ठीक। वो भी सही है, गलत नहीं है। मैक्सिमम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर निकालेंगे परसेंटेज तो वहाँ पे एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, ठीक। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए यहाँ पर टर्म्स मैक्सिमम यूज़ कर लिया है, ठीक। बट ऐसा जरूरी है कि हर जगह आप मैक्सिमम लिखिए ही, ठीक है, या हर जगह मैक्सिमम लिखा हुआ मिले। उसी कंट्रोवर्सी के जो आगे आएगी उसी को समझाने के लिए हमने यहाँ पे आपको मैक्सिमम टर्म्स दिया है, ठीक। क्योंकि जो फ्रैक्शनल एरर होता है बेटा, फ्रैक्शनल एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कब? अभी आगे जब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह हम लोग बताएंगे तो बताएंगे। तो उस कंडीशन में अगर कहीं नेगेटिव आ रहा है, कहीं पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए उससे सम ही करेंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे क्या माइनस में। उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे टर्म्स मैक्सिमम भी यूज करते हैं, ठीक। तो परसेंटेज अगर निकालना होगा तो मैक्सिमम का क्या फ्रैक्शनल एरर या सिंपली कह लो फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 करके हम लोग निकाल देते हैं। तो ये तो बेसिक कहानी हो गई, एरर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और एक एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे आपको बताया। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल वाला फैक्टर आगे ले लेते हैं हम लोग। तो देखो हमारा फ्रैक्शनल एरर कितना आया था? मीन क्या यहाँ पे फ्रैक्शनल फैक्टर वो जरूर लिखा गया है, ये सब मीन हमारा क्या फ्रैक्शनल, अच्छा। अभी तो इसका वैल्यू आपने निकाला था ना, एक मिनट रुको, पहले आपने निकाले मीन एंड। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल का डाटा दे रहे एग्जाम्पल में, फ्रैक्शनल का जब डाटा निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर भी
रहा बेटा इतना पॉइंट कितना 1 2 और मीन वैल्यू कितना है बेटा 10 इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.012 ये फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू मिले जो हम लोगों ने एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंग ठीक। अब हमें निकालना था क्या परसेंटेज एरर। तो जब परसेंटेज एरर उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे तो परसेंटेज एरर की जो वैल्यू होगी फार्मूला हम लोग लिखा कि फ्रैक्शनल एरर तो फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू 0.012 इनटू कितना 100 तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 1.2%। यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था पीछे समझना शुरू करो जो हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया था जो हमने यहाँ पे मीन वैल्यू निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला ठीक है एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आपने निकाला फिर आगे आपने किया मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला उसकी वैल्यू इतनी आई मीन एब्सोल्यूट एरर से आप फ्रैक्चर एरर आपने निकालना था तो फ्रैक्चर एरर के लिए फार्मूला पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर अब आप क्या मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला 0.12 और मीन वैल्यू हमारी कितनी आई थी मीन की वैल्यू 10 ठीक वहाँ से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया क्या फ्रैक्शन एरर की वैल्यू इतनी आ गई। अब फ्रैक्शन एरर आपने निकाल लिया तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते उसमें तो उससे गुणा कर देते हैं तो यहाँ से परसेंटेज हो जाता है। ये डाटा जो हमने रखा है अभी ये अपना जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था उसके अकॉर्डिंग बाकी फार्मूला आपका ये है फ्रैक्शन एरर के लिए ये परसेंटेज एरर के लिए दोनों में कोई नहीं ले लीजिए और एब्सोल्यूट एरर जो पीछे दिखाया गया था वो फार्मूला है और इस डाटा जो भी हमें मिल रहा है वो पिछला हमने जो एग्जाम्पल दिया है वो उसका उससे दे दिया गया है ठीक। तो अब आप क्या करेंगे बेटा थोड़ा सा लिख लीजिए देखिएगा क्रिटिकल एरर एरर इतना बात समझ आ गया और नहीं आया करे तो बिना शर्माए में पूछ दिया करें ठीक। लेकिन थोड़ा सा नेचर बदल गया है एटमॉस्फियर बच्चे शैतानी करने में नहीं शर्माते हैं क्वेश्चन पूछने में शर्म आती है ना पार्टी में जाएंगे गोलगप्पे दौड़ दौड़ के खाएंगे है ना तो नहीं शर्माएंगे मजाक का क्या कहाँ जरूरत की चीज़ होती वहाँ शर्म आती है ना तो आपको शर्माना नहीं उसका डायरेक्ट मत आना है ना ठीक। चलो देखो बेटा देखिएगा एरर ठीक पहला स्टेटमेंट लिख लीजिए पार्ट इन मेजरमेंट ऑफ पार्ट मतलब गलती पार्ट इन मेजरमेंट ऑफ पार्ट इन मेजरमेंट ऑफ पार्ट इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी पार्ट इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी any physical quantity is known as या term as जो भी कर लो is known as error is known as error। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में बेटा जो गलती होती है जो त्रुटि होती है उसी को नाम लोग देते हैं क्या कहेंगे उसे एरर कहते हैं। पार्ट इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एरर कहते हैं ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे टाइप कर लीजिए ऐसे कर लीजिए अब वहाँ पे वैसे पॉइंट कर लीजिए पहले करिए सिस्टमेटिक एरर उसको डिटेल नहीं करवाना कुछ पूछा यहाँ नहीं खाली नाम लीजिए सिस्टमेटिक एरर और दूसरा कर लीजिए रैंडम एरर रैंडम एरर आपको बता दिया क्या होता है थोड़ा सा ध्यान रखिए बाकी कोई बंद होते हैं ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टाइप में एब्सोल्यूट एरर फ्रैक्शन एरर एंड परसेंटेज एरर जो पढ़ना है फिर लिखिए टाइप्स ऑफ एरर पहला एब्सोल्यूट एरर तीनों नोट कर लीजिए एब्सोल्यूट एरर पहले पॉइंट नहीं चाहिए तब उसको हम लोग डिटेल करते हैं नोट कर लीजिए। हो गया चलिए अब पहले ऐसे करेंगे एब्सोल्यूट एरर और जहाँ पे जिन्होंने भी कहीं अगर वाइज गलती से आगे पीछे लिख लिया है आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आज के डेट में आपके कंपटीशन में जो भी चीज़ें वैलिड है
जो एनसीईआरटी में लिखा है वही वैलिड। बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में फॉल्ट भी हैं, ऐसा नहीं एनसीईआरटी 100% परफेक्ट है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ भी हैं, लेकिन जहाँ भी कंट्रोवर्सी आती है वो एनसीईआरटी को ही क्या करते हैं, ठीक है, उसी को फाइनली उसी के बेस पे वो डिसीजन लिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें फॉल्ट हैं, फिजिक्स में भी एक आध पॉइंट कहीं पे हैं, बट जो भी है अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी कंप्लेन होता है तो उसको जो प्रिस्क्राइब बुक मानी जाती है एनसीईआरटी मानी जाती है। एनसीईआरटी का ही डाटा, एनसीईआरटी का ही क्या जो स्टेटमेंट होगा वही सही माना जाता है। इसलिए जहाँ भी कंट्रोवर्सी आपको लगे, ठीक, वो आप एनसीईआरटी से कंसल्ट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में जो लिखा है वही आपके एग्जाम में सही माना जाएगा। ये आप ये मत लेकिन सर्टेन है कि हर चीज़ एनसीईआरटी में सही है, लेकिन जहाँ आएगा उसकी बात वहाँ पे कंपेरिजन क्या होगा एनसीईआरटी से ही होगा, ठीक। तो जहाँ भी है, जैसे आप इधर एक गलती आपको बता देते हैं, आपने पीआरटी टेबल देखा होगा, पीआरटी टेबल देखा होगा, अगर जो पीआरटी टेबल प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी में छपी हुई है वो एस ब्लॉक को फर्स्ट है, सेकेंड है, ठीक, और जो पी ब्लॉक है जहाँ पे आपका क्या थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एंड जीरो को आप लिखते हैं, वहाँ पे बी लिखा हुआ है। थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी आप एनसीईआरटी जाके देख लीजिए, केमिस्ट्री होगा देख लीजिएगा। और डी वाला जो क्लास है वहाँ पे आपका क्या थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी लिखा हुआ है, जबकि वो फॉल्ट है, बहुत मेजर फॉल्ट है, ठीक, लेकिन लिखा है, ठीक। आपका कोई क्वेश्चन ऐसा बनने नहीं वाला है, लेकिन याद रखिएगा ऐसे कहीं कहीं फॉल्ट हैं तो उसको बिना अगर कोई पॉइंट बनता है तो उसको फॉलो किया जाता है, बट वो बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट है, ठीक। इसलिए उसमें उसका उसके बेस पर क्वेश्चन नहीं डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी कंट्रोवर्सी आती है तो हमेशा साइड बुक जो है वो नहीं फॉलो होगी, आपकी एनसीईआरटी फॉलो होगी डिसीजन के लिए। इसलिए कहीं आपको कोई कंट्रोवर्सी मिला करे तो आप एनसीईआरटी से कंसल्ट करिए, एनसीईआरटी में जो लिखा है वही वैलिड है, ठीक है। बाकी वाला सही भले हो, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करेक्ट, आप उसके बेस पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर, क्या लिखेंगे आप, एब्सोल्यूट एरर लिख देंगे, ठीक। तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू जो आपकी होगी वो एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट क्या ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन वैल्यू के बराबर होता है। तो लिखिएगा एब्सोल्यूट एरर इट इज डिफरेंस ऑफ, इट इज डिफरेंस ऑफ, इट इज डिफरेंस ऑफ इसका ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एंड करो ऑब्जर्व वैल्यू एंड मीन वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू को बेटा हम कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते ध्यान रखेंगे, ठीक। ऑब्जर्व वैल्यू एंड मीन वैल्यू, मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है। मीन वैल्यू आपको नोन एज क्या, ट्रू वैल्यू, वास्तविक वैल्यू भी उसे बोलते हैं, ठीक। उनके डिफरेंस को हम लोग कह लेते हैं, क्या होगा ऐसे लिख लेना, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। जो नहीं पढ़ पाना वो पूछ लेना, कहीं कहीं छोटा लिखा जाता है। साइन बेटा सबका हो गया, साइन हो गया सबका, कोई बेटा तो नहीं है। तो ये हो गया बेटा मीन वैल्यू माइनस क्या हो गया, ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कह लेते हैं क्या, कौन सा, एब्सोल्यूट एरर कह देंगे। तो इसके बेस पर आप निकालने के लिए अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक। और उसके बाद इतना आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक। यहाँ से बनाइए और यहाँ से यहाँ तक मीन वैल्यू, और फिर आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, जैसे करिए।
है बेटा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ के बाद फिर आप यहाँ से दोनों का अभी आ जाए। अब मीन वैल्यू को ही बेटा हम लोग रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है। अगर नहीं है सिंगल रीडिंग होगी तो उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। ठीक, ये कंडीशन होता है फ्रैक्शन एरर की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जो अपने यहाँ एग्जाम्पल दिया गया था, ठीक, उसके अकॉर्डिंग में निकालेंगे तो फ्रैक्शन एरर यहाँ पे पॉइंट बना देना बेटा। इस पॉइंट को कहीं हम लोग कर लिए वहीं नीचे। फ्रैक्शन एरर इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फ्रैक्शनल एरर इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नोट कर लीजिए, फ्रैक्शनल एरर इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब जो एग्जाम्पल हमने पीछे लिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ से करेंगे। जो दिया था पीछे रीडिंग उसके अकॉर्डिंग आपका होगा मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू से निकालोगे, पहले ये निकाल लीजिए, फिर नीचे आप फ्रैक्शनल एरर निकाल लीजिए। एग्जाम्पल पीछे अभी हम लोगों ने बस लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से नोट कर लीजिए।
मैं लिखेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर तो कितना 100, मतलब जो भी फ्रैक्शनल एरर आपका है उसमें 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह से लिखिए डाउट है? समझ नहीं आ रहा। परसेंटेज ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, या उसको आप लिख लीजिएगा फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, ठीक। और जो एग्जांपल हमने यहाँ से कंटिन्यू किया है उसी का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो जो हम लोगों ने लिखा था तो वहाँ पर उसका रिजल्ट हो जाएगा। बेटा बोर्ड में निकल नहीं मारा क्या? हो गया, हो गया। अच्छा कितने लोग बोर्ड परीक्षा में निकल मारा क्या? कोई नहीं कर इसी नहीं मारा, सब ईमानदारी से बात हुई। चलिए ठीक है। कंडीशन क्या होता है? नेक्स्ट आप करते हैं एरर इन सम एंड डिफरेंस। दो चीज़ें हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर इन सम एंड डिफरेंस। यदि करेंगे अगर दो क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा रहा है तो उसमें एरर कितना होगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है तो उसमें एरर कैसे निकालेंगे, ठीक। देखिए एरर इन सम एंड डिफरेंस, अगर दो चीज़ों को आप बेटा जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो उसमें कैसे आप एरर निकालेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा? तो वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन आपके बनते हैं मैक्सिमम केसेस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पूछा जाता है, बट एक बार रेजिस्टेंस पे पूछा गया था। जब रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में आप जोड़ते हो, किसमें जोड़ेंगे? जब सीरीज में आप जोड़ेंगे रेजिस्टेंस को तो उस केस में कैसे आपका क्या होगा, वहाँ पे रिजल्टेंट में कितना एरर होगा, ठीक। पैरेलल में जोड़ेंगे तब कितना होगा, तो वो चीज़ें होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको टोटल किया जाता है कभी बेटा। तो हम लोग लिखा एरर इन सम एंड डिफरेंस। अगर दो चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के बेस पे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सपोज है बेटा कोई क्वान्टिटी x है, x इक्वल टू a प्लस b दिया गया है, x इक्वल टू क्या है, a प्लस b गिवन है। बोला गया ये एब्सोल्यूट एरर in A is delta A and in B is delta B, ठीक। A में एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू डेल्टा A है, ठीक है, और B में आपका डेल्टा B है। पूछना क्या जाता है बेटा, उसमें डेल्टा B है, पूछा क्या जा रहा है कि आपको एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू अगर डेल्टा या डेल्टा B है तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा x में,
और परसेंटेज एरर की वैल्यू क्या होगी x में, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन x के मेजरमेंट में अगर आपको फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू आपको निकालना है, ये होगा डेल्टा x अपान कितना x इक्वल टू लिखेंगे बेटा, दो तरीके होते हैं, एक तो स्मॉल ऐसे क्या है, तो डेल्टा a अपान a प्लस b कर लीजिए, डेल्टा a अपान a प्लस b प्लस डेल्टा b अपान a प्लस b। बेटा जब दोनों में बाई वाला डिवाइडेड फैक्टर सेम है तो आप सीधे लिख सकते हो डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस b लिख सकते हैं ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो ये कहलाता है बेटा हमारा फ्रैक्शनल एरर, क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल एरर कहलाएगा, ठीक है। अगर दो क्वांटिटी को आप ऐड करते हो तो उस केस में जो उसमें एब्सोल्यूट एरर है उनका सम अपान टोटल दोनों जो वैल्यू दी गई थी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग वहाँ से निकालेंगे कौन सा फ्रैक्शनल एरर। और अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर की वैल्यू होगी बेटा जितना आपको फ्रैक्शनल एरर है उसमें क्या करते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा डेल्टा x अपान x इंटू 100 इक्वल टू, अगर इसके बेस पे आप करोगे तो डेल्टा a अपान a प्लस b इंटू कितना a प्लस डेल्टा a अपान a प्लस b इंटू कितना हो गया बेटा 100 प्लस डेल्टा b अपान a प्लस b इंटू 100, या इसी को कह सकते हैं r इक्वल टू कह सकते हैं बेटा कितना डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस b इंटू कितना, एक ही बात में लिख दीजिए, ठीक। तो किसी भी तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी होती है डेल्टा a इंटू 100 हो गया। ये कंडीशन आपने निकाल दिया बेटा, क्या होगा इसको कह देंगे हम लोग अगर दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, ठीक, उस केस में कैसे आपका परसेंटेज एरर आपको मिलेगा या क्या फ्रैक्शन एरर कैसे मिलेगा। ये तो हो गया जब दो चीज़ों को आपने सम किया, ठीक, देखा आपने x इक्वल टू a प्लस b, ठीक, x की वैल्यू a प्लस b है, a में डेल्टा a का एब्सोल्यूट एरर है, b में डेल्टा b का एब्सोल्यूट एरर है, तो उस कंडीशन में x में कितना आपका फ्रैक्शन एरर होगा, कितना आपका परसेंटेज एरर होगा, यहाँ से हम लोग बेटा काउंट कर लेंगे। दूसरा होता है अगर दो चीज़ों का डिफरेंस दिया गया हो, क्या दिया गया हो, डिफरेंस, अब इतना कर लीजिए, जल्दी से लिखने को दिक्कत नहीं होती बेटा, लिख लेते सब लोग। उसको थोड़ा सा बेटर ही सेटिंग करनी पड़ेगी ना, नया हो रहा है उसकी सेटिंग और आगे पूरा प्रॉपर हुआ है, देखा नहीं चला नया हमें तो नहीं बंद कर लीजिए, उसका जो साइड का इफेक्ट होता है उसकी वजह से सबसे जो विजुअल कलर होता है ना, जो वाइट ही होता है जब आप क्या हम लेंगे तो चेंज कर रहे हैं, उसको वाइट कर दीजिए और क्या बैकग्राउंड अच्छा भूलने दीजिए, कल करके रखिएगा पहले से सेपरेट, ठीक। वाइट पे ब्लैक कल जो पहले आइएगा 2 मिनट पहले उसको
बाकी अगर आपको लगता है किसी और पे है तो आप सेट करके पहले चेक करके रखे रहेगा, आने के बाद 10 मिनट सेट नहीं होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में पहले ये और प्लस ये, ठीक है, कैमरा वो पहले सेट करके रखा करेंगे, या तो उनको बोल दिया कि ये आके सेट करेंगे। ठीक, कैमरा प्लस ये दोनों चीज़ करके उससे पहले फिर सेट कर लिया करें 2 बजे। ठीक, तो पता लगा आने के बाद 10 मिनट सेटिंग लग जाता है। हो गया, नेक्स्ट होगा बेटा कलियर है सबको ने। जब डिफरेंस की बात करेंगे बेटा, ठीक, अगर आपको दिया गया है क्या x इक्वल टू a माइनस बी, सेकंड कहाँ गया, ये यहाँ पे हम बदल देते हैं और हमारा ले लिया p इक्वल टू a माइनस बी, दूसरे क्वाड्रेटिक b है, ठीक है, तो a माइनस b के बराबर है। अब यहाँ पे भी वही if क्या एब्सोल्यूट एरर in A is delta A and in B is delta B। ठीक, A में डेल्टा A का है, B में डेल्टा B का है, तो हमें अगर आपको निकालना है क्या फ्रैक्शनल एरर B में कितना होगा बेटा, तो फ्रैक्शनल एरर इन P के मेजरमेंट में होगा बेटा डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू डेल्टा A अपॉन है डेल्टा ए अपान ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस। यहाँ पे प्लस में चाहे माइनस क्या लिखेंगे आप, प्लस ही लेंगे, इसलिए बोला मैक्सिमम वैल्यू बोला गया था। ठीक, तो कंडीशन क्या होगा, यही कंडीशन करते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू है, दिस इज अ फ्रैक्शनल एरर। और जब आपको परसेंटेज निकालना होगा, परसेंटेज हो जाएगा डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए माइनस बी इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी इंटू 100। इसी को आंसर हम लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी इंटू, ये हो जाता है परसेंटेज का। दो फॉर्मूले हमने बना लिया। अगर दो चीज़ों को माइनस करते हैं तो क्या कंडीशन होगी, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन होगा, दो चीज़ों को आप ऐड करेंगे तो क्या कंडीशन होगा। अंतर केवल आएगा डिवाइडेड फैक्टर में, जब प्लस रहेगा तो नीचे प्लस बेटा, माइनस रहेगा तो नीचे माइनस, ऊपर वाला हमेशा क्या लेंगे हम प्लस ही लेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू में से काउंट करते हैं। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। रिलेशन दिया P इक्वल टू, जल्दी करिए, डायरेक्ट फार्मूले हैं तो फिर वो नहीं है। हो गया, एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए, नोट कर लिया, लिखिएगा। Two resistances
रजिस्टर्स जो होते हैं, ऐसे करो टू रजिस्टर्स करो, टू रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस, टू रजिस्टर तो प्रतिरोध, दो प्रतिरोध हैं जिनके कितना प्रतिरोधकता जो आपका टू रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 20 ओम एंड 10 ओम रिस्पेक्टिवली, टू रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 20 ओम एंड 10 ओम, 20 ओम और 10 ओम बेटा, 20 ओम हैविंग रेजिस्टेंसेस 20 ओम रेजिस्टेंसेस 20 ओम, 20 ओम, 20 ohm and 10 ohm respectively are connected in series, श्रेणी क्रम हिंदी कहते हैं, ठीक है सीरीज, देखिए if percent error percent बोलो, absolute error, if absolute error percentage नहीं बेटा, absolute, if absolute error in first resistance is 0.4 ohm and in second resistance is 0.1 ohm, then calculate percentage error, in measurement of series combination of resistance, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होगा उसमें परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कितने लोगों को पता है बेटा सीरीज में जब ऐड करते हैं रेजिस्टेंसेस को तो फार्मूला क्या आता है, आप बताइए, सीरीज में जोड़ने पे फार्मूला क्या बनता है, अगर दो R1 R2 रेजिस्टेंसेस हैं तो सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम बोलते हैं हिंदी में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, एक दो लोग हाथ उठा रहे हैं, तीन लोग चलिए आगे बताइए, कैसे आ जाती है, मेहनत से पढ़ो आगे देखो क्या करते हैं, अभी तो आपका क्या है, R1 plus R2 ये सीरीज क्या है बेटा कि पैरेलल का, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है कि पैरेलल का, बेटा कर दिया, जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं सीरीज में तो अलजेब्रिक सम होता है R1 plus R2, जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R1 plus 1/R2, इसी का उल्टा कैपेसिटर में होता है, कैपेसिटर में जब सीरीज में जोड़ते हैं तो 1/C1 plus 1/C2, और जब पैरेलल में वहाँ जोड़ते हैं तो C1 plus C2 ठीक, यार बड़ी बेसिक चीज़ है, अगर भूले नहीं तो अब निकालिए जल्दी से, परसेंटेज जल्दी निकालिए, आपको परसेंटेज निकालना है, देखो R की जो वैल्यू R इक्विवेलेंट होगा बेटा R1 plus R2 होगा ना, आपको R1 और R2 में एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू दी गई है, ठीक, तो यहाँ से जब निकालना होगा परसेंटेज एरर, इसमें से हमें बेटा परसेंटेज एरर निकालना होगा, देखो R की वैल्यू हो गई R इक्विवेलेंट R1 plus R2, इसी को RS कह लिया सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, ठीक, हमें निकालना है डेल्टा R/R यानी RS इक्वल टू होगा बेटा डेल्टा कितना R1/R1 plus R2 इंटू परसेंटेज चाहिए था ना,
डेल्टा आर एस अपॉन आर एस इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू 100। चाहे दोनों को डायरेक्ट सम करके कर लीजिएगा, दोनों से बात वही आएगी। अगर दोनों को सम कर लेंगे डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू 100। वैल्यू रखो बेटा, डेल्टा आर वन कितना दिया है 0.4 क्या बेटा 0.4। दूसरे वाले का 0.1 अपॉन 20 प्लस 10 इंटू कितना 100। ये ऊपर हो गया बेटा 0.4 प्लस 0.4 1.5। अब 0.5 में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 50 आएगा। तो 50 अपॉन कितना 30 तो कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड किया तो 1.67%। तो यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू जो 100 की वैल्यू हो गई तो आपका आ गया 1 कितना 67% आ गया। तो अगर आपको सीरीज में जोड़ा गया है तो सीधा सीधा आप काम करके फिर वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। जो क्वांटिटी को अगर आपने सीरीज में ऐड किया है तो हम क्या करेंगे उसका सम सीरीज में डायरेक्टली एल्जेब्रिक होता है, एल्जेब्रिक सम कर लीजिए। उस फार्मूला जो आपको बताएगा फिर रख दीजिए, आपको परसेंटेज एरर की वैल्यू क्या होगी मिल जाएगी। ये तरीका होगा परसेंटेज एरर की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलिए अब अगला हेडिंग करेंगे बेटा परसेंटेज एरर, यानी कि एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे मेन जो आपको पूछा जाने वाला है आज के डेट में आपको कंपटीशन में, अभी तक हम लोग उसकी क्या है भूमिका बनाई जा रही थी आगे बढ़ना क्या जो पूछा जाने वाला है वो अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा आप लोग पढ़ के क्या करिएगा, घर से आइएगा, बाकी जो बता दिया गया है उसका कोशिश कर लीजिए, जो नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा। हो जाएगा बेटा, इतना कर लीजिए, बाकी आपको